दहेज की भारी मांग के कारण सगाई टूटने पर युवती ने आत्महत्या की। सुबह का अखबार पढ़ा तो मन भारी हो उठा। वही पुरातन खबर जो प्रायः सुर्खियों में बनती है और बरसों से बनती चली आ रही है। न जाने इसका अंत कब होगा। इस खबर ने एक बार फिर साक्षी की कहानी याद दिला दी। साक्षी की कहानी कोई कपोल कल्पित कथा नहीं, सच्चाई है। वर्षों पहले की घटना आंखों में आंसू बनकर छलक उठी। उस सुबह 4 बजे फोन की घंटी ने हड़बड़ा कर उठा दिया था। खबर मिली थी निर्जा दी साक्षी दीदी ने आत्महत्या कर ली। मैं उनकी छोटी बहन ममता बोल रही हूँ। क्या मेरा सर्वांग सिहर उठा था। साक्षी मेरी बचपन की सखी, हंसमुख, मिलनसार, जिंदादिल से भरपूर। कॉलेज में भी हम दोनों साथ थे। मैं हिंदी ऑनर्स की छात्र थी और वो गणित की। ऐसी अभिन्न मित्रता जैसे 2 शरीर और 1 प्राण। निर्जा, हम दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। कहने वाली साक्षी इस तरह अचानक मुंह मोड़कर उस दुनिया में चली जाएगी जहां से कोई वापस नहीं लौट सकता, इसकी कल्पना तक नहीं थी। मैं भागी भागी साक्षी के घर पहुंची। आंगन में साक्षी का नश्वर शरीर रखा हुआ था। परिजनों का हृदय विदारक रुदन सबको पीड़ा से जड़ बना रहा था। मुझे देखते ही साक्षी की माँ चीख पड़ी, निर्जा, तेरी सहेली हम सबको दगा दे गई। मैं मूक बधिर सी बैठी थी। सांत्वना के सारे शब्द न जाने कहाँ विलुप्त हो गए थे। जमीन पर पड़ी गहरी नींद में सो रही साक्षी का मासूम सा चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे अचानक वो खिलखिलाती हुई उठ जाएगी और कहेगी, डरा दिया ना। उसके नीले पड़ते चेहरे को एकटक निहारती मैं गहरी सोच में डूबती चली गई। हंसमुख, चंचल और बेहद सुंदर साक्षी अपने मृदुल व्यवहार से सबके दिल में घर कर जाती थी। दूसरे की आवाज़ की नकल करने में इतनी माहिर कि मेरी माँ भी उसकी आवाज़ सुनकर समझती कि मैं बोल रही हूँ। कुशाग्र बुद्धि, सुघड़, मिलनसार साक्षी की खुशियों को उसी दिन से मानो ग्रहण लग गया था जिस दिन उसका विवाह समीर के साथ तय हुआ था। विवाह तय होने पर भावी खुशनुमा जीवन की मधुर अनुभूति ने उसके मासूम हृदय पर जो मीठी सी दस्तक दी थी, वो कल गहरे घाव में बदल उसका जीवन ही ले जाएगी। साक्षी को इसका तनिक भी आभास न था। उसने जब अपने भावी पति समीर के बारे में मुझे बताया था, तब उसके मुखड़े पर प्रतिबिंब लज्जा की लाली और आंखों की चमक में बहुत कुछ कौंधा था। उसकी आशाएं अपने उसकी प्रतीक्षा मानो मुक्कर हो उठी थी। वो MBA करके मुंबई की एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं। अपना फ्लैट, कार, सब कुछ है। वो बहुत सुंदर हैं। उसकी पलकें लाज से भारी हो उठी थी। हाँ भाई, अब तो तुझे ससुराल और अपने उनके सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इतने बड़े घर की बहू जो बनने जा रही है, लगता है शादी के बाद तू मुझे भी भूल जाएगी। मैंने मीठी चुहल की तो वो बेसाख्ता मेरे गले से लिपट भीगे स्वर से बोली, कैसी बातें करती है नीरू, मैं और तुझे भूल जाऊंगी। दुनिया इधर की उधर हो जाए पर ये कभी नहीं हो सकता। एक तू ही तो है जिससे मैं सारा दुख दर्द बांट सकती हूँ। कितना गलत कहा था साक्षी ने। कहाँ बांट पाई वो अपना सारा दुख दर्द। अगर मुझे अपनी खंडित मानसिक दशा का जरा भी अनुमान होता तो क्या आज वो सारे रिश्ते नाते तोड़ जा सकती। भीषण आर्तनाद, भारी विलाप के स्वर ने मेरी सोच पर विराम लगा दिया था। साक्षी का पार्थिव शरीर 4 कंधों पर चढ़कर अंतिम यात्रा हेतु तैयार था। हे ईश्वर, जो कुछ साक्षी के साथ घटा किसी भी लड़की के साथ ना घटे। मन ही मन प्रार्थना करती मैं जोर जोर से रो पड़ी थी। हृदय वेदना से फटा जा रहा था और भीगी आंखों में बीती घटनाएं पुनः चलचित्र की भांति नृत्य कर उठी थी। अपनी सगाई के दिन कितनी खुश थी साक्षी। सबकी नजरें बचाकर वो बार बार ड्रेसिंग टेबल की दरार में रखी समीर की तस्वीर निहार रही थी। उसकी ये हरकत मेरी दृष्टि से छिपी नहीं थी और चोरी पकड़ी जाने पर कितनी लज्जा गई थी वह और मैं दिल खोलकर हंस पड़ी थी। समीर और उसके परिवार वालों को देखकर सबने साक्षी के भाग्य को सराहा था। माता पिता, 2 छोटी बहनें, 1 छोटा भाई, भरा पूरा परिवार था। समीर का अब साक्षी प्रायः सपनों की मादक दुनिया में खोई रहती। 2 महीने बाद शादी
की तिथि निर्धारित हुई थी। एक दिन वह मेरे घर आई तो उसके सुंदर मुखड़े पर विषाद की गहरी बदलियां देख मैंने टोका था, क्या हुआ साक्षी? नीरजा, क्या बेटी के रूप में जन्म लेना पाप है? ये तू क्या कह रही है? मैं हतप्रभ थी। लड़कियों के गुण, उनकी शिक्षा, आचार व्यवहार सब कुछ रुपयों के आगे गौड़ क्यों समझ लिए जाते हैं? अगर समीर एक अच्छे उपयुक्त वर हैं तो क्या मैं भी उनके योग्य नहीं हूँ? आखिर हुआ क्या? उन लोगों ने 7 लाख कैश और एक मारुति वैन मांगी है। पता है मुझे उदास देखकर पापा ने क्या बोला? बोले, बेटी मन में कोई अपराध बोध मत पालो, ये समाज की रीति है। पिता का फर्ज है, तुम बस आने वाले खुशनुमा भविष्य के बारे में सोचो। पर नीरजा, आज मुझे अपने अस्तित्व पर शर्म आ रही है। पापा घर के बगल की 4 कट्ठा जमीन भी बेच रहे हैं, जहां हमारा बचपन खेलते कूदते घरौंदे बनाते गुजरता है। वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे सांत्वना दूं। मैं भी तो एक लड़की थी, उसी की तरह विवाह की दहलीज पर खड़ी, भविष्य के सुंदर स्वप्न बुनती, पर भीतर से भयभीत। समाज, रीति रिवाज, इन सब चीज़ों से मुझे भी तो 2-4 होना पड़ेगा। यह सोचती गहरी व्यथा से प्रत्यक्ष साक्षात्कार करती व्यक्ति अपनी गति से बीतता रहा। साक्षी की विवाह की तिथि विभिन्न कारणों से टलती रही। एक दिन मैंने पूछा तो वो फट पड़ी। अब मैं क्या कहूँ? मेरे भावी ससुर जी का कहना है पहले उनकी बेटी का ब्याह होगा, फिर हमारी शादी होगी। पापा बता रहे थे हमारे दिए रुपए की ही उन्होंने अपनी बेटी के ससुराल वालों को दिए हैं। अच्छा, कब होगी तेरी ननद की शादी? दिसंबर में। इसका मतलब है जनवरी फरवरी में तेरा ब्याह की मिठाई खा सकूंगी, है ना? मैंने हंसकर कहा था तो वो भारी स्वर में बोली थी, पता नहीं इंसान जो सोचता है हमेशा वही नहीं होता। वक्त कभी कभी हर मोड़ पर परीक्षक की तरह खड़ा मिलता है। न जाने साक्षी को अभी कितनी परीक्षाओं से गुजरना था। इस बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने साक्षी को तोड़ कर रख दिया। एक सुबह उसके भावी ससुराल से फोन आया कि गाड़ी और शेष 2 लाख रुपए जो विवाह के समय देने थे, सप्ताह भर के भीतर दे दीजिए, तभी विवाह की तिथि तय होगी। साक्षी के पिता ने बार बार विनती की कि वे अति शीघ्र सब कुछ दे देंगे। शादी जल्द से जल्द नहीं हुई तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। समाज और रिश्तेदारी में भी विभिन्न तरह की बातें उठेंगी। लगभग 1.5 वर्ष से कितनी तिथियां दी जा रही हैं, पर समीर के पिता की एक ही जिद थी, अभी सब कुछ दे दिया जाए, जून के पहले सप्ताह में शादी जरूर हो जाएगी। साक्षी के पिता मजबूर थे। मन में विचारों का बवंडर उठ खड़ा हुआ था। आखिर क्यों बार बार शादी की तिथि बढ़ाई जा रही है? लड़का सगाई के बाद न तो एक बार भी आया है, न कभी फोन या पत्र के माध्यम से संपर्क हुआ है। ऊपर से बार बार रुपयों की मांग, कोई संवेदना, कोई गहन विचार नहीं। बेटी की चिंता उन्हें घून की भांति अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। चिंता का परिणाम यह हुआ कि अचानक गहरे मानसिक तनाव के कारण हृदयाघात से मौत। इस घटना से पूरा परिवार सुन्न हो रह गया और पिता की असमय मौत के लिए स्वयं को ही जिम्मेदार मानने वाली साक्षी परकटे पक्षी की तरह मर्मांतर पीड़ा के अगाध सागर में डूबती चली गई। साक्षी के पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर उसके भावी ससुराल वाले भी मातम पुरसी के लिए आए तो समाज के गणमान्य लोगों ने भी जल्द से जल्द विवाह संपन्न कराने की बात कही। पर जिस व्यक्ति के मन में जीवित व्यक्ति के प्रति कोई संवेदना न हो, उसके मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति हेतु उपाय करने की याचना करना भी सर्वथा गलत साबित हुआ। दबी जुबान से ही सही, पर साक्षी ने के ससुर ने स्पष्ट कह दिया, हमने जो कहा है उसे तो आपको मानना ही होगा। आप जल्द से जल्द व्यवस्था करें। समीर दशहरे की छुट्टियों में आ रहा है, शादी भी हो जाएगी। साक्षी की माँ और बड़े भाई का बुरा हाल था। साक्षी के बाद उसकी छोटी बहन ममता का विवाह भी करना था। कैसे सारी व्यवस्था होगी, ये कराल प्रश्न मुंह बाए खड़ा था। आखिरकार तय हुआ कि साक्षी के पिता के प्रोविडेंट फंड और गांव की पुश्तैनी जमीन बेचकर किसी तरह साक्षी का विवाह कर दिया जाए। इन सारे घटनाक्रमों के बीच साक्षी जल बिन मछली की तरह तड़प रही थी। मैं साक्षी की आंतरिक वेदना से अनभिज्ञ नहीं थी। पल पल रिश्ते टिसते उसके घावों की पीड़ा को मैंने भी महसूस किया था। एक दिन वो घर आई तो उसके पिता की मौत पर दुख प्रकट करने के लिए फ़ोन किया था।
आहत साक्षी ने विह्वल होकर मुझे कहा था, लगता है समीर पिता के दबाव में आकर शादी कर रहा है। सुखी सी संवेदना प्रकट की उसने। उसके शब्दों में वेदना या प्रेम की उष्मा लेस मात न थी। ऐसा लगा मानो कर्तव्य निभाया हो। साक्षी की बातें कई प्रश्नों को जन्म दे रही थी। अंतर्मन में गूंजते प्रश्नों के घेरे में कैद वो तड़प रही थी। धीरे धीरे उसने घर से बाहर निकलना भी छोड़ दिया था। लोगों की भेदती नजरें, कई निरर्थक तो ही प्रश्न उसकी पीड़ा को द्विगुणित हो जो कर देते। एक दिन उसके सारे सवालों के हल अचानक मेरे सामने आ खड़े हुए। मेरा मौसेरा भाई कुंदन, जो मुंबई में नौकरी करता है, 3 साल बाद घर आया तो हम सब बहुत खुश हुए। बातों ही बातों में पता चला कि समीर उसका जिगरी दोस्त है। बेचारा माँ बाप की दुश्मन बने हुए हैं उसके। एक तो बिना उससे पूछे उसकी शादी तय कर दी, ऊपर से लाखों रुपए दहेज के ले लिए। मैंने बीच में ही बात काटते हुए पूछा, तो शादी क्यों नहीं कर लेता? वो एक महाराष्ट्रियन लड़की से जो उसकी सहकर्मी भी है, प्रेम करता है। अगर किसी से प्रेम करता तो माता पिता को अंधेरे में क्यों रखा? उसने सारी बातें परिवार वालों को बता दी थी, पर घर वालों ने इस विजाति विवाह के लिए राजी नहीं है। समीर की मां ने अन्न जल त्याग दिया, जहर खा लेने की धमकी दी तो बेमन से लड़की देखने को तो सहमत हो गया, पर साफ साफ कह दिया उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए, बिना उससे पूछे बात आगे न बढ़ाई जाए। फिर मेरे मन में तेज आंधियां शोर मचाने लगी थी। फिर क्या? अब वो ठान कर आया है कि शादी नहीं करेगा। उसे इस बात पर बेहद गुस्सा आया है कि लड़की वालों से रुपए लेकर उसकी बहन की शादी में खर्च भी कर दिए गए और उसे कुछ पता भी नहीं चलने दिया। शायद उसके पिता के मन में भय था कि अगर समीर ने प्रेम विवाह कर लिया तो अपनी बेटी के ब्याह के लिए वो लाखों रुपए कहाँ से लाएंगे। सच कहता हूँ नीरजा, समीर जैसा लड़का लाखों में एक होता है। वो तो माँ पिताजी की बात मानकर अपने प्रेम की भी बलि देने को तैयार था, पर पिता ने उसे मोहरा बनाकर अपना मतलब साझा है। ये बात उसे भीतर तक दर्द दे गई है। अगले महीने वो उसी महाराष्ट्रियन लड़की से कोर्ट मैरिज करने वाला है। कुंदन भैया ने बताया तो मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। साक्षी का भोला चेहरा आंखों में घूमने लगा। मन का गुब्बारा शब्दों के रूप में बह निकला। भैया, कभी सोचा है माँ बेटे की तकरार की चक्करी में आखिर पिसेगी तो एक मासूम निर्दोष लड़की ही ना। सगाई के 1-1.5 साल बाद शादी टूट जाने पर लड़की पर क्या बीतेगी? समाज में उसकी बदनामी के जिम्मेदार कौन होगा? कितने लोग सच्चाई जान पाएंगे? लड़की के माथे ही कोई न कोई दाग लगा दिया जाएगा। मन में वेदना का बवंडर समेटती मैं साक्षी के घर पहुंची। एक कटु सत्य बताने के लिए मन ही मन हिम्मत जुटा रही थी कि साक्षी की मां ने बताया रुपयों की व्यवस्था कर ली गई है। गांव वाला घर गिरवी रखकर मैं आगे सुन नहीं सकी और वो सब कुछ बताती चली गई जो कुंदन भैया से पता चला था। साक्षी की मां हतप्रत रह गई थी और साक्षी का गोरा मुखड़ा फांसी की सजा पाए कैदी की तरह स्याह हो गया था। हे भगवान, ये तो नीचता की हद हो गई। अब क्या होगा? कहते हुए साक्षी की मां ने सारी बात साक्षी के बड़े भाई रवि को बताई तो वो भी सदमे में आ गया। क्या आदमी इतना नीचे भी गिर सकता है? पैसों की खातिर अपने बेटे के साथ साथ एक मासूम लड़की की जिंदगी भी नरक में झोंक दी कमीनों ने। अब तो वो चाहेंगे भी तो मैं अपनी बहन को कुएं में नहीं धकेलूंगा। रुपए तो उन्हें हर हाल में लौटाने होंगे। बेटा जोश में नहीं होश में काम लो, साक्षी की मां ने कहा। होश से ही तो काम कर रहा हूँ माँ, नहीं तो ऐसे पाखंडियों के खिलाफ मैं पुलिस में रिपोर्ट कर देता। पर जानता हूँ पुलिस कचहरी के चक्करों में हमारी ही बदनामी होगी। रवि ने कहा था, साक्षी तू दुखी मत हो, ये तो अच्छा हुआ सब कुछ पता चल गया। अगर कहीं दबाव में शादी हो जाती और तुझे तकलीफ झेलने पर मजबूरन होना पड़ता तब क्या होता? जहाँ विधि ने लिखा होगा वहाँ विवाह हो जाएगा। माँ समझाने लगी तो साक्षी चुपचाप उठकर भीतर चली गई थी। कुछ दिन बीते। एक दिन पता चला रवि के बार बार कहने पर भी समीर के पिता ने रुपए वापस नहीं किए थे। रवि बेहद खिन्न था और अचानक वो आघातदायी हृदय विदातक घटना घट गई। मानसिक परेशानी का भीषण दबाव सहन कर सकने के में असमर्थ साक्षी ने आत्महत्या कर ली। पूरी रात मैं सो नहीं पाई। आंगन में पड़ा साक्षी का मृत शरीर बार बार आंखों में कौंधता रहा। मैं अपने ही आंसुओं के सैलाब में डूबती चली गई। इस घटना के तीसरे ही दिन डाक से एक पत्र मिला। पत्र में नाम था। लिखावट देखकर मैं चौंक पड़ी। ये तो साक्षी का लिखावट है।
जल्दी ही से पत्र खोलकर पढ़ने लगी। जैसे जैसे एक एक शब्द पढ़ती गई, पूरा शरीर पसीने से भीगता चला गया। आंखों के सिवा पूरा शरीर जैसे हो गया हो। उसने लिखा था, मेरी प्यारी सखी, मेरी वेदना और पल पल रिश्ते घावों की पीड़ा से तुम अनजान नहीं हो। सारा दुख दर्द सदा तुम्हारे साथ बांटती आई हूँ। अंतिम पीड़ा भी आज बांट लो। तुम्हें जब पत्र मिला मेरा अस्तित्व मिट चुका होगा। बताओ नीरजा, मेरा क्या दोष था? क्यों मेरी मासूम भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ? मेरी संवेदनाओं, भावनाओं, सपनों, उमंगों की जघन्य हत्या करने वाले समाज की मुख्य धारा से जुड़े लोग चैन से जी रहे हैं, और मैं जिसके अरमानों का खून हुआ आत्महत्या पर मजबूर हूँ। आखिर क्यों नीरजा? क्या सिर्फ इसलिए कि एक लड़की की भावनाओं की कद्र आज भी किसी को नहीं है? मैं जानती हूँ मेरे जाने के बाद भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा दर्द केवल मेरे स्वजनों का दर्द मात्र बनकर रह जाएगा। न दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठेगी, न बेटी का दर्द कोई समझेगा। समाज की नज़रों में आज आत्महत्या कर रही हूँ, पर मेरी मौत तो उसी दिन हो गई थी जब मेरे विवाह की चिंता में पापा चल बसे थे। समीर ने कितनी आसानी से रिश्ता तोड़ दिया। भैया रुपया वापस पाने के जुगाड़ में लग गए और माँ ने कह दिया, जहाँ लिखा होगा वहाँ विवाह हो जाएगा। पर नीरजा, सब भूल गए, मैं कोई काट की गुड़िया नहीं, जीती जागती एक स्त्री हूँ। सगाई के बाद समीर के साथ जो नेह बंधन जुड़ा तो मृत्यु पर्यंत कायम रहेगा। स्त्री एक बार ही किसी को अपना हृदय सौंपती है। मैंने भी समीर को पति मानकर सर्वस्व सौंप दिया था। अब कैसे किसी दूसरे के साथ निभा पाती? बोलो, मेरी मौत तो उसी क्षण हो गई थी जब समीर के मन में सगाई के महीनों बाद भी मेरे प्रति कोई स्नेहिल संवेदना जागृत नहीं हुई थी। ये एक स्त्री का अपमान या था ना नीरजा? मैं आहत हूँ, इस गहरे दंश से उबर नहीं पा रही हूँ। अनकही वेदना का भार असहा हो उठा है, इसीलिए कई उम्मीदें साथ लिए जा रही हूँ। पर ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मैं फिर लड़की के रूप में ही जन्म लूँ, जिसमें अपने सारे बिखरे ख्वाब सजा सकूँ। पर तब जब समाज से दहेज का कोट मिट जाए, विकसित समाज का ये बदनुमा दाग धुल जाए, फिर कोई लड़की भविष्य के मीठे सपनों का साक्षात्कार करने की तमन्ना लिए मृत्यु के अंधकार की साक्षी न बने। क्या ऐसा स्वर्णिम समय कभी आएगा? अगर हाँ तो मैं भी आऊँगी, और नहीं तो समझना तुम्हारी साक्षी चली गई। बस अब आखिरी विदा पत्र पढ़कर मैं संज्ञाशून्य सी बैठी रह गई थी। क्या ऐसा समय कभी आएगा? इन शब्दों की गूंज से आत्मा छटपटाने लगी थी। वर्षों बीत गए, आज भी ये प्रश्न अंतर्मन में गूंज ही रहा है। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।